नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी के बारे में। पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटी इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट जो कि ये बताता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा। ये एक प्लेग्राउंड देता है पॉलिटिशियंस को अपनी पॉलिटिक्स खेलने का और सत्ता में आकर के सिस्टम को चलाने का। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटी, इज ऑल अबाउट हाउ द सिस्टम इज रनिंग, हाउ सिस्टम विल रन। ठीक है, उसके बारे में पूरा प्रोजेक्शन आपको पॉलिटी देती है। इसीलिए पॉलिटी के अंतर्गत आपको इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ाया जाता है, राइट। ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं, इंडियन पॉलिटी के अंदर आती हैं। तो पॉलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ी सी पॉलिटी को मिला करके ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चुनाव समाप्त हुए, और चुनाव समाप्त होने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, वो ये हुई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। और जैसे तैसे करते करते फिर लास्ट में ये डिसाइड हो ही गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने, जो आप सबको पता ही है। लेकिन उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी न्यूज जो है सामने आने लगी कि जो भी उनके सहयोगी दल हैं, ठीक है, जैसे जो टीडीपी है और जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्पीकर का पद मिल जाए। तो हमारे आज के इस वीडियो में स्पीकर के पद के बारे में ही हम बातचीत करेंगे और थोड़ी सी चीजें हम समझेंगे कि आखिर में स्पीकर के पद के लिए लोग इतने परेशान क्यों हैं, क्यों चाहते हैं कि स्पीकर का पद मिल जाए उन्हें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्पीकर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूं। जैसा कि आपको पता है कि जो कुछ भी इंडिया में एज अ गवर्नमेंट, एज अ गवर्नेंस चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मेंशन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसका एक बैकिंग है, राइट। या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके कोई लॉ बना करके, कोई बिल ला करके, कोई ना कोई अधिनियम जो है अधिसूचित करके उस चीज को हमारे सामने रखा गया है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 93। ये जो 93 नंबर आर्टिकल है, यही बताता है लोकसभा स्पीकर के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में जो पार्लियामेंट होगी, उसमें जो लोकसभा होगी, उसका एक स्पीकर होगा। स्पीकर जो है बेसिकली एक मॉनिटर होता है। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही स्पीकर जो है पूरी की पूरी लोकसभा का मॉनिटर होता है। राज्यसभा का मॉनिटर अलग होता है। राज्यसभा का मॉनिटर होता है जो आपका उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाता है। वो पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। यानी अगर आपने उपराष्ट्रपति का ऑफिस लिया हुआ है तो आप ये बनेंगे। ऐसे ऑफिसर को, ऐसे पीठासीन अधिकारी को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, जो किसी पद पर होने की वजह से किसी सीट को या किसी पद को धारण करता है। किसी एक पद पर होने की वजह से ही उसको दूसरा पद मिलेगा। जहां ऐसी सिचुएशन हो, वहां पर उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं। लेकिन ये जो स्पीकर होता है, जो कि लोकसभा का मेंबर होता है, ये क्या करता है, ये इसके जो चुनाव की बारी आती है, तो ये कहीं भी किसी पद को धारण नहीं किए होता है। ये लोकसभा का नॉर्मल मेंबर होता है, एमपी ही होता है। इसका चुनाव होता है, ये चुना जाता है। नॉर्मली ये होता क्या है कि आपका जो पार्टी सरकार बनाती है, वही पार्टी अपना जो है सभापति, लोकसभा स्पीकर जो है उसको रखती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जब गठबंधन की सरकार हो, राइट। गठबंधन की सरकार में अधिकतर जो गठबंधन के सहयोगी दल होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो लोकसभा के सभापति का पद है, जो स्पीकर का पद है, वो उन्हें मिल जाए। हम इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों चाहते हैं। और थोड़ी-सी बातें और हम कर लेते हैं स्पीकर के बारे में, फिर हम देखेंगे कि क्यों चाहते हैं और आज के वर्तमान परिदृश्य में इसका क्या महत्व है, और क्यों जो है ये इतना इम्पोर्टेंट हो गई है ये गद्दी लोकसभा स्पीकर की, कि इसके बारे में इतनी चर्चा हुई। जो आपने न्यूज़ में सुना वो तो सुना ही है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पता चलेगा वो सारी चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको एक अलग अ पर्व्यू देंगी, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद आपने एक खबर सुनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, अपने मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही त्यागपत्र देता है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, ये सारे के सारे अपने ऑफिस को खाली कर देते हैं। केवल एक ऑफिस खाली नहीं होता है। जानते हैं कौन सा? आई होप आप गेस कर पाए होंगे। बात हो रही है लोकसभा के स्पीकर की, तो निश्चित आप गेस कर पाए होंगे कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसका ऑफिस खाली नहीं होता। द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर डजंट गेट वैकेटेड। कारण क्या है? आप जरा सोचिए कि इसका कारण क्या हो सकता है। यहां पर आपको पता चलेगा कारण जानने के बाद कि ये कितना स्ट्रांग ऑफिस है लोकसभा के स्पीकर का। आपको पता है लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का मॉनिटर तो होता ही है, साथ ही साथ लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो
जितने भी सचिव होते हैं, जो हमारे मंत्रियों के साथ काम करते हैं, जो दिल्ली सचिवालय आपने देखा है, सचिवालय में जितने भी सचिव आते हैं, जो भी सचिव काम कर रहे होते हैं वहां पे, जो कि आईएएस आईएफएस आईपीएस होते हैं, ये लोग होते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं किसको? लोकसभा के सभापति को, यानी स्पीकर को। कुल मिलाकर के लोकसभा का सभापति इनका रिपोर्टिंग मैनेजर होता है। आप सोच करके देखिए कि कितनी स्ट्रांग पोजीशन है, यहीं पर आपको पता लग रही होगी। लोकसभा के सभापति का ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता तब भी जबकि आपका इलेक्शन हो चुका है, नई सरकार बनने की शुरुआत हो रही है। नई सरकार भले ही आपकी बने, लेकिन आपको पुरानी सरकार को अपना कामकाज खत्म करके, अपना त्याग पत्र दे करके तब दोबारा शपथ लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, लेकिन शपथ दोबारा ले रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप ही रह गए तो ठीक है आप चलाते रहिए, ऐसा नहीं हुआ। पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, दोबारा से शपथ दिलाई जाती है। राइट। तो ये जो दोबारा से शपथ दिलाई जाती है, तो उससे पहले सब जितने भी मंत्री होते हैं रूलिंग गवर्नमेंट के, रूलिंग पार्टी के, वो सारे के सारे मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। सब अपना ऑफिस वैकेट कर देते हैं, लेकिन केवल एक आदमी अपना ऑफिस वैकेट नहीं करता है, और वो होता है लोकसभा स्पीकर। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो वैकेट नहीं करता है। क्योंकि वो रिपोर्टिंग मैनेजर भी है सभी सचिवों का, जो भी सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में आकर के बैठते हैं, उन सब का वो रिपोर्टिंग मैनेजर है। और आप जानते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन काम कभी नहीं रुकता भारत में। ऐसा नहीं है कि चुनाव में चला गया है भारत तो भारत बिल्कुल अनाथ हो गया है, इस समय अगर किसी ने हमला कर दिया तो कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, नहीं। सब चलता रहता है। सब चलता रहता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी पुराना प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही रहता है, लेकिन उसके अलावा जो असली काम करते हैं, जो आईएएस और पीसीएस होते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी लगातार अपना काम करती रहती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपना लगातार काम करती रहती है, तो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर भी जो बैठा हुआ है, उसको भी लगातार काम करना पड़ेगा। इसीलिए लोकसभा का स्पीकर कभी भी अपने ऑफिस को खाली नहीं करता। कब खाली करता है? क्या एक बार बन गया तो हमेशा ही बना रहेगा? नहीं, ऐसा तो आपने देखा नहीं होता। ये कब खाली करता है? ये तब खाली करता है जब लोकसभा नई आ जाती है, जब नए लोग चुन के आ जाते हैं, सरकार नई बन जाती है। सरकार जब नई बन जाती है, तो जो पहला दिन होता है, जो लोकसभा में मीटिंग होती है पहले दिन, उस पहले दिन की मीटिंग में ये जो पुराने स्पीकर होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर की तरह कहे जाते हैं। उनको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एक ऐसा स्पीकर होता है जो पुरानी लोकसभा से ही आया है, और वो आज अपना ऑफिस डिसॉल्व करेगा, क्योंकि नया स्पीकर आज चुना जाएगा। हो सकता है यही दोबारा चुन लिया जाए, लेकिन आज वो अपना त्याग पत्र देगा और दोबारा से अपने ऑफिस को या तो वो ज्वाइन करेगा अगर वही लोकसभा का स्पीकर रहा, नहीं तो जो भी नया लोकसभा का स्पीकर आया है वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करेगा। तो प्रोटेम स्पीकर रहता है उस दिन तक, चुनाव की घोषणा होने से लेकर के, और जब से आचार संहिता लग जाती है तब से लेकर के अगली लोकसभा के पहले दिन तक वो प्रोटेम स्पीकर रहता है। और उस दिन वो क्या कराता है? पहले दिन वो नए सभापति का चुनाव कराता है। लोकसभा के नए सभापति का चुनाव कराता है, और उपसभापति का भी चुनाव कराता है। दोनों का ही चुनाव उस दिन होता है, और वो चुनाव कराने के बाद वो अपने पद को, उस दिन अपने ऑफिस को छोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं क्यों, पहला इंपॉर्टेंस समझ गए आप। दूसरी चीज ये है कि वो मॉनिटर तो है ही, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन कितने समय तक बोलेगा लोकसभा में, किसका क्वेश्चन कितने समय तक के लिए अलॉट किया गया है कि वो इतने समय तक बोल सकता है, किस दिन मीटिंग करानी है या नहीं करानी है। जैसे लोकसभा में एक कोरम का कॉन्सेप्ट होता है। कोरम का मतलब होता है जैसे 543 मेंबर्स हैं, तो कोरम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 10% ऑफ द मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि 55 मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, 543 का आप 10% करो, 54 53 आता है, 55 आता है। अगर 55 मेंबर्स अगर आपकी लोकसभा में किसी दिन नहीं है, तो उस दिन जो स्पीकर है वो इस आधार पर कि आज उपस्थिति ज्यादा नहीं है, वो इस आधार पर उस दिन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। किसी आदमी को, कोई लोकसभा के मेंबर को, किसी भी लोकसभा के मेंबर को वो कह सकता है कि तुम बाहर निकलो, तुमने अमर्यादित आचरण किया है, तुम्हें निकाला जाता है। आपने सुना होगा एक साथ 78 सांसदों को निकाल दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ये सारी पावर्स उसके पास होती हैं। अब उसके अलावा एक बहुत बड़ी पावर होती है, जैसे, बहुत बड़ी तो नहीं फिर भी हाँ इंपॉर्टेंट पावर है। अगर मान लीजिए किसी विषय पर, आपको पता होगा कि जब भी कोई बिल लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाता है, और उस बिल को लेकर के जब बहस होती है, तो लोकसभा में भी बहस होती है साधारण बिल पे। साधारण बिल के केस की बात बता रहा हूं। साधारण बिल के केस में लोकसभा में भी बहस होती है और राज्यसभा में भी बहस होती है। दोनों जगह बहस होने के बाद क्या होता है? दोनों जगह बहस होने के बाद अगर दोनों लोग एक ही कॉमन मुद्दे पर नहीं पहुंचते कि हाँ हम एक बात को मान रहे हैं, आप भी मान गए हम भी मान गए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है।
दोनों को मिला करके एक जगह बैठाया जाता है। उसकी जो मेजबान, उसका जो वो होता है, सभापति होता है, वो सभापति भी लोकसभा का स्पीकर होता है। राज्यसभा का स्पीकर कभी भी ज्वाइंट सेशन की मेजबानी नहीं करता, या फिर सभापति उसका नहीं बनता। मेजबानी ये गलत वर्ड है, सभापति कह सकते हैं आप। सभापति जो है उसका नहीं बनता, ठीक है, उसका स्पीकर ही होता है सभापति। राज्यसभा का अध्यक्ष कभी भी उसको नहीं देखता। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी जो बेसिक चीजें हैं आपके स्पीकर से संबंधित, वो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पद है एक। अब आते हैं आज के कॉन्टेम्पररी जो कॉन्टेक्स्ट है, जब भारत की सरकार अब बन गई है, मोदी सरकार अब सरकार में आ गई है। अब देखिए खींचतान का खेल शुरू हुआ। कई लोग कह रहे थे कि टीडीपी और ये जो इनकी पार्टी है नीतीश कुमार जी की, ये स्पीकर के पद के लिए जरूर जोर लगाएंगे। अपोजिशन पार्टीज भी जोर लगा रही थी, हाँ आप यही मांगना। आप जरा सोच करके देखिए कि स्पीकर के पास इतनी पावर्स हैं, जिसकी वजह से ये लोग मांग रहे हैं स्पीकर का पद, तो कोई बात तो और होगी ही होगी। और दूसरी बात ये कि इतना होने के बाद भी अभी तक मोदी सरकार ने इस चीज के लिए क्लियर नहीं किया है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डर ही नहीं रहे हैं कि हाँ भैया, लोकसभा का पद हम, जो स्पीकर का पद है वो हम उसको लेकर के किसी चिंता में नहीं है। कारण है उसका, उसका कारण ये है, पहली चीज तो ये है, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल विरोधी कानून, उससे रिलेशन है इसका। दल बदल विरोधी कानून में क्या होता है कि अगर कोई मेंबर अपने दल को छोड़ करके चला जाता है चुनाव के बाद, ठीक है, अगर उसने छोड़ दिया तो उस पर डिफेक्शन लग जाता है, दल बदलू कहा जाता है, और उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अगर किसी पार्टी में से 2/3 सदस्य निकल करके चले जाएं, जैसे 12 सदस्य हैं नीतीश जी के पास, अगर 12 में से 2/3 सदस्य तोड़ लिए जाएं, जैसे 2/3 कर दिए जाएं, और 8 मेंबर्स, 2/3 8 मेंबर्स हो गए, वो 8 मेंबर्स अगर बीजेपी के पास आ जाएं, तो 4 ही मेंबर का नुकसान हो रहा है। उसी तरीके से टीडीपी के केस में, अगर टीडीपी के पास 16 हैं, 16 ही हैं, 16 में से अगर आप 2/3 लें तो आता है करीब 10 से 11 के बीच में। यानी 5 सदस्यों को छोड़ दीजिए तो 11 सदस्य अगर अपने आप को हटा लें टीडीपी से और बीजेपी में आके मिल जाए, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। डिफेक्शन उसको नहीं माना जाता है 2/3 को। तो अगर वहां से 2/3 आ जाएं और यहां से 2/3 आ जाएं, मान लीजिए 12 और 16 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 होने की वजह से 293 मेंबर्स हैं एनडीए के पास। 293 का मतलब क्या है कि अगर ये 28 लोग चले जाएं तो बचेंगे कितने, 265। अल्पमत में आ जाएगी सरकार, गिर जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए 12 में से 8 निकाल लिए और उधर 16 में से 11 या 10 ही निकाल लिए, तो 8 और 10 कितने हुए, 18। और 65 में अगर 18 जोड़े तो 283 आता है, 283 आता है। और राजनीति में सब चलता है। आपने मुंबई में देखा क्या हुआ, किस तरीके से शिवसेना दो गुटों में बढ़ गई। वो यही था, एंटी डिफेक्शन वाला ही केस था। वहां पे 2/3 लोगों ने पार्टी तोड़ करके एक नई पार्टी बना ली, उसको डिफेक्शन नहीं माना गया। लेकिन स्पीकर का पद क्या करता है, स्पीकर का पद इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए टीडीपी या नीतीश जी की पार्टी का बंदा वहां बैठा है, स्पीकर बना, तो वो क्या कर सकता है, वो स्पीकर अपनी मर्जी से, बात ये होती है मर्जी नहीं, बात ये है कि उसका राइट है, वही डिसाइड करता है डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वही डिसाइड करता है कि ये चीजें सही है कि नहीं है। वो रोक सकता है इन चीजों को, उस पर कभी बात करा सकता है, नहीं करा सकता है। राइट, इस तरह से चीजों को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि हमारे बंदे तोड़ करके ना ले लिए जाएं बीजेपी की तरफ या किसी भी पार्टी की तरफ। राइट, तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप सोच सकते हैं कि लोकसभा का जो सभापति होता है उसके पास जो ये पावर होती है वो कितनी स्ट्रांग पावर है। उसके अलावा जरा सोचिए, दूसरी चीज और देखिए, आ, दूसरी चीज ये आती है डिक्लेयरिंग अ बिल एज मनी बिल। एक जो बिल होता है, लोकसभा में जो बिल पेश किया जाता है, उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन भी लोकसभा का सभापति ही करता है। मनी बिल होता क्या है, आपने बजट का नाम सुना होगा। बजट कुछ और नहीं होता, ये मनी बिल होता है। दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। इन दोनों में अंतर है, इन दोनों को एक मत समझिएगा। मनी बिल बजट से रिलेटेड है, साल भर में सरकार क्या करेगी, देश के ऊपर क्या खर्चा करेगी, कितना इसका उधार है, कितना उधार चुकाने में खर्च करेगी, कितना इसने उधार लिया पिछले साल, कितना प्रोजेक्शन है, कितना पिछले साल प्रोजेक्शन किया था, अब कितना उसने खर्च किया है एक्चुअली में। ये फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है और उसके बाद जो है बजट आपका सामने आता है। तो बजट जो होता है वो मनी बिल होता है। और नॉर्मली अगर किसी और चीज की बात की जाए, कहीं पैसे निकालने हैं, कहीं पैसे डालने हैं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीजें देनी है, राइट, तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ चीजें आती हैं, तो वो क्या किसके अंदर आता है, वो फाइनेंस बिल के अंदर आता है। फाइनेंस बिल और मनी बिल में अंतर ये होता है कि फाइनेंस बिल को
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ता है। अगर लोकसभा में आप अगर आप बहुमत में हैं और राज्यसभा में आप अल्पमत में हैं, तो होगा क्या कि हो सकता है कि फाइनेंस बिल जो आप लेकर के आ रहे हो वो अटक जाए। राज्यसभा पास नहीं करेगी, दोनों की सहमति जरूरी है। फाइनेंस बिल लेकर के आए, हो सकता है कि अटक जाए। कोई दूसरा बिल लेकर के आए, किसी और तरीके से लेके आए, हो सकता है अटक जाए। लोकसभा पास कर दे क्योंकि लोकसभा मेजोरिटी है, और राज्यसभा आपको पास ना करे क्योंकि राज्यसभा मेजोरिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो बिल है वो क्या होगा, वो पास नहीं हो पाएगा। राइट? तो इस केस में क्या किया जाता है, क्या कर सकते हैं कि कभी कभी जो बिल होता है वो मनी बिल की तरह पेश किया जाता है, अगर किसी बिल को हमें पास कराना है। क्यों? क्योंकि मनी बिल के केस में ये होता है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, और उसे केवल और केवल लोकसभा में ही पास कराना होता है। उसे राज्यसभा भेजा जरूर जाता है मनी बिल को, लेकिन राज्यसभा अगर ये कह देती है कि नहीं, मनी बिल राज्यसभा अगर ये कह देती है कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, वो अगर नहीं मानती है तो भी उसका फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ उपाय बता सकती है कि आप इसमें एक काम कीजिए, ये संशोधन कर दीजिए, वो संशोधन कर दीजिए, ये सारी बातें बता सकती है। लेकिन कभी भी उसको मानना या ना मानना, ये आपके लोकसभा के सभापति के लोकसभा के हाथ में होता है कि वो माने या ना माने। लोकसभा में जो लीडर होता है वो माने या ना माने, ये उसके हाथ में रहता है। वो चाहे तो उसकी रिकमेंडेशन माने, चाहे तो ना माने। राइट? ये सारी चीजें लोकसभा में होती हैं मनी बिल को लेकर के। तो जब मनी बिल आता है तो मनी बिल के साथ यही खासियत होती है कि किसी बिल को मनी बिल बनाना है या नहीं बनाना है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन कौन करता है? आपका लोकसभा का सभापति ही करता है। अब जरा सोचिए कि लोकसभा का सभापति जब ये डिसीजन करता है, और आज के समय में टीडीपी और आपकी जो ये क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, ये दोनों ही पार्टियां क्या मांग रही हैं? ये दोनों ही स्पेशल स्टेटस मांग रही हैं अपने राज्य के लिए। स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि अलग से फंड, एक्स्ट्रा फंड मिलेगा। जहां पर फंड की बात आती है वहां पर फाइनेंस की बात आती है। फाइनेंस की बात अगर आ गई तो उस बिल को मनी बिल की तरह डिक्लेयर कराना या ना कराना किसके हाथ में है? आपके सभापति के हाथ में, लोकसभा के। अब मान लीजिए कि इनको अगर डिसीजन लेना है और ये प्रेशर बनाते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, तो क्या कर सकते हैं? ये प्रेशर बना सकते हैं सरकार पे कि आप हमारे जो स्पेशल स्टेटस देने का बिल है इसको मनी बिल बना दीजिए। इस तरह का प्रेशर दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि राज्यसभा में पास नहीं भी हुआ अगर, तो भी लोकसभा में वो मनी बिल पास हो जाएगा और इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, इनके राज्य को। राइट? तो इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रांग है। ये जो चीज हुई थी ये 2016 में भी हुई थी, जब आपका आधार बिल आया था। आधार का जो बिल आया था उसको भी मनी बिल की तरह पेश किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे आधार बिल को मनी बिल की तरह क्यों पेश किया गया था? इसमें कोर्ट का एक फैसला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उसमें कुछ कुछ जजेस की एक बेंच बनाई गई थी। उस बेंच ने ये फैसला दिया था कि क्योंकि मनी बिल, ये जो आधार का बिल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आधार आ जाएगा, तो आधार आने के बाद क्या होगा, जब इसको लिंक कर दिया जाएगा लोगों के खातों के साथ, लोगों के पैन कार्ड के साथ, तो उसके बाद क्या होगा कि इसके जरिए लोगों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, बेनिफिट दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको मनी बिल कहा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसको, कुछ जजेस ने इसको मनी बिल नहीं माना, लेकिन मेजोरिटी शुरुआत में उन्हीं की रही जिन्होंने इसको मनी बिल मान लिया कि हाँ, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको पैसे दिए जाएंगे, लोगों को पैसे दिए जाएंगे, निकाले जाएंगे, और इस आधार के बिल की वजह से ही ये होगा। तो इस वजह से क्या कहा गया कि भाई ये बिल आधार बिल ही रहेगा, ये कोई और बिल नहीं बनेगा। इस तरीके से क्या हुआ कि वो आधार बिल जो है मनी बिल की तरह पेश कर दिया गया। हर बिल को बना नहीं सकते, बस एक लिंक निकाल लिया गया कि हाँ भैया ये आधार का बिल इसलिए बन सकता है क्योंकि आधार के जरिए आप पैसे ट्रांसफर करोगे, लोगों बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करोगे और उनको पैसे दोगे। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस वजह से जो आपका लोकसभा के स्पीकर का पद है वो इतना महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से ये खींचातानी चल रही है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग्स दैट वी आर डूइंग ऑन अवर चैनल, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भारत की पॉलिटी को, भारत की राजनीति को समझ सकें कि ये किस दिशा में जा रही है, किस तरीके से काम करती है, चीजें रियल ग्राउंड पे कैसे काम करती हैं, सो दैट आप चीजों को ठीक से समझ सकें और लोगों को जरूरत पड़ने पर बता भी सकें कि भैया आप इनको देखने से पहले वास्तव में खुद सच को परखें, खुद सच को समझें, क्योंकि ये नहीं बताएंगे, इतना ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। इस वजह से आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम इसी तरीके से जरूरी जानकारी लेते आएंगे, लेते आते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है और पूरी दुनिया में जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या अंतर है और क्यों भारत के इलेक्शन सिस्टम को सुधार की जरूरत है या नहीं है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।